ग्लास के अंदर एक मम्मी सफ़ेद कपड़ों में लेटी हुई है। चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई हैं और सामने एक छोटा सा लेबल लगा, फैरो, सन ऑफ द गॉड सन। रुकें, ये सिर्फ एक प्रिजर्व बॉडी नहीं बल्कि उस सिस्टम का फाइनल स्नैपशॉट है जहां इंसान को इंसान नहीं खुदा माना जाता था। और ये दौर कम अरसे का नहीं था बल्कि ये सिस्टम इजिप्ट में हजारों साल तक चला। सवाल ये है कि जब ये सिविलाइजेशन अपने किंग को खुदा का स्टेटस देती है, पिरामिड्स जैसी इम्पॉसिबल चीजें बनाती है, तो फिर आखिर में ये खत्म कैसे हो जाती है? आज हम डिस्कस करेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के राइज और फॉल। सब कुछ स्टार्ट होता है एक रिवर से जिसका नाम था नाइल। आज के मैप पर इजिप्ट ज्यादातर डेजर्ट दिखाई देता है, लेकिन उस वक्त नाइल रिवर वहां पर एक लाइफ मशीन थी। हर साल फ्लड आता था और पानी रिवर से निकलकर आसपास के इलाकों में फैल जाता था और फिर जब वापस जाता था तो पीछे छोड़ जाता था गहरी काली मिट्टी, यानी फर्टाइल सोल। इस मिट्टी से लोगों को हेल्प मिलती थी अपना अनाज उगाने की, और जब लोगों के पास अनाज की कमी नहीं होती तो वो सोसाइटी को बिल्ड करने का सोचते हैं। इसीलिए इजिप्ट का राइज सिर्फ रिलीजन से नहीं होता बल्कि एग्रीकल्चर से होता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ के लोगों की डेली लाइफ बाकी दुनिया से लग्जरी और डिफरेंट थी। इन लोगों के खाने में फिश, ब्रेड और अनियन बिल्कुल नॉर्मल थी, और ये लोग हीट फ्रेंडली लिनन के कपड़े पहनते थे। और यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट भी बहुत पीक पर थी। औरतें प्रॉपर्टी ओन कर सकती थी, डाइवोर्स ले सकती थी, और सब सोशल कामों में भी उन्हें इक्वल राइट था। लेकिन रियल टर्निंग पॉइंट आता है 3100 BCE के अराउंड। उस वक्त इजिप्ट दो पार्ट में डिवाइड था, अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट। फिर एक रूलर आता है जिसका नाम था नार्मर। जी हाँ, फर्स्ट फेरो ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। उसने आकर इन दोनों पार्ट्स को यूनाइट करके इजिप्ट को यूनिफाई कर दिया, और यहीं से एक डेंजरस आइडिया पैदा होता है। अवाम के माइंड में ये एक बात सेट हो गई कि ये बंदा नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। उनके लिए ये यूनिफिकेशन एक डिवाइन प्रूफ था। उनका ये पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो गया और अब वो फेरो को सिर्फ किंग नहीं बल्कि लिविंग फॉर्म ऑफ गॉड मानने लगे। रिलीजन और पॉलिटिक नैरेटिव्स मर्ज हो गए। मौसम अच्छा हुआ तो फेरो ने कमाल किया, और अगर बीमारी फैल गई तो फेरो नाराज है। और जब आप नेचर को रूलर से कनेक्ट कर देते हो तो फिर सवाल करना बंद हो जाता है। फिर स्टेट एक मशीन बन जाती है जो सिर्फ एक ही बॉडी के अराउंड स्पिन करती है। अब एंटर होता है ओल्ड किंगडम का एरा 2181 BCE के अराउंड। इसे पिरामिड्स एज भी कहते हैं। सवाल ये है कि 4500 साल पहले इतनी प्रिसीजन कैसे? कैलकुलेटर, डिजिटल टूल्स और मॉडर्न क्रेन्स नहीं, फिर भी एंगल्स, मेजरमेंट्स, अलाइनमेंट्स इतनी परफेक्ट कैसे? इसका जवाब है एस्ट्रोनॉमी, यानी स्टार्स और शैडोज से कैलकुलेशंस का। सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि इजिप्ट की साइंस भी उस दौर में बहुत एडवांस थी। हमारे कैलेंडर्स में जो 365 डेज का मॉडल है ये भी इजिप्ट से आया। और तो और हर्बल रेमेडीज, सर्जिकल प्रोसीजर्स और डेंटल ट्रीटमेंट्स के ट्रेसेस भी हमें वहीं से मिलते हैं। पिरामिड्स को बनाने में लोगों की बिलीफ पावर ने मेन रोल प्ले किया। उन्हें लगता था कि फेरो के लिए काम करना गॉड के लिए काम करना है, क्योंकि पिरामिड सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि आफ्टर लाइफ का सिस्टम था। इजिप्शियंस का ये बिलीफ था कि डेथ एंड नहीं होती, आफ्टर लाइफ रियलिटी है और मरने के बाद ही रूह का असल सफर शुरू होता है। इसलिए फेरोज ऐसे पिरामिड्स को नेक्स्ट लाइफ का बेस समझकर बनाते थे। अंदर ट्रेयर, फूड, गोल्ड, ज्वेलरी और वेपन्स को डेड बॉडी के साथ रखा जाता था, क्योंकि लोगों का ये बिलीव था कि नेक्स्ट लाइफ में रूह को इस सब की जरूरत होगी। एक फेरो को डेड बॉडी कैसे बनाया जाता था, अब हम बात करेंगे इसकी। सबसे पहले बॉडी में से ब्रेन को नाक के थ्रू निकाला जाता था, और फिर बाकी सब ऑर्गन्स को भी निकालकर जार्स में रखा जाता था, मगर हार्ट को बॉडी के अंदर ही रहने दिया जाता था। और फिर फाइनली लिनन कपड़े की पट्टियों से बॉडी को लपेट दिया जाता था और मम्मी रेडी। अब शुरू होता है मिडिल किंगडम का पीरियड, तकरीबन 1600 BCE के अराउंड। इस दफा रूलर्स ज्यादा प्रैक्टिकल थे। सेनहेस्डात और मेनमहात जैसे किंग्स पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज यूज करके अवाम से रिकनेक्ट हुए, जैसे कैनाल्स बनाना, ट्रेड को इजी करना और बॉर्डर सिस्टम को स्टेबलाइज करना। और इंटरेस्टिंगली फेरो इमेज भी शिफ्ट हो जाती है। ओल्ड किंगडम में ये फेरो इमेज थी कि मैं गॉड हूँ, लेकिन मिडिल किंगडम में इमेज ये थी कि मैं गॉड नहीं बल्कि गॉड का अपॉइंट किया हुआ वो शेफर्ड हूँ जिसकी ड्यूटी अवाम को प्रोटेक्ट करना। लेकिन फिर थ्रेट आता है, और इस दफा थ्रेट बाहर से आता है। नॉर्थ ईस्ट साइड का एक रूलर जिसका नाम था हिक्सोस। हिक्सोस के पास एडवांस मेटल वेपन्स थे जिससे उसने इजिप्ट पर हमला किया, और हमला करके आधे इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। इजिप्शियन के लिए ये सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी बल्कि उनका बिलीफ शॉक था। अगर फेरो गॉड किंग है तो फिर कैसे फॉरेन किंग्स इजिप्ट पर रूल कर सकते हैं?
इससे इजिप्ट एक ब्रूटल लेसन लर्न करता है। वो खुद को अडॉप्ट करते हैं, हिक्सोस की टेक्नोलॉजी को कॉपी करते हैं और अपनी आर्मी मॉडर्न करके इवेंचुअली हिक्सोस को इजिप्ट से बाहर निकाल देते हैं। इस विक्ट्री के बाद शुरू होता है न्यू किंगडम का पीरियड, तकरीबन 1500 BCE के अराउंड। रूलर होती है हटशिप्सू, अ फीमेल फेरो। ये पीरियड इजिप्ट का पीक पीरियड था। ट्रेड नेटवर्किंग को एक्सपेंड किया जाता है और इकोनॉमी राइज करती है। फिर एक फेरो आता है अखनातन। ये सिस्टम का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था। यहाँ अखनातन डिसाइड करता है कि अब से इजिप्ट में किसी भी गॉड को नहीं पूजा जाएगा सिवाय एक गॉड के, जो अखनातन खुद था। ये दौर था तकरीबन 1300 BCE के अराउंड। इस ऑर्डर के बाद सब दूसरे गॉड्स के टेंपल को तोड़ दिया जाता है। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तकरीबन 1080 BCE तक। अब तक न्यू किंगडम का एरा फेड हो चुका था और इजिप्ट के आसपास की टेरिटरीज ने इजिप्ट पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिससे इजिप्ट के ट्रेड रूट्स टोटली डिस्टर्ब हो, करप्शन बढ़ जाती है और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्रैश हो जाता है। टैक्स कलेक्शन भी कम हो जाती है, जिससे आर्मी की सैलरीज पूरी नहीं होती और लोगों का अपने फेरो से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। इस दौर में इजिप्ट एक चेस बोर्ड बन चुका था। कभी नोबियन किंग्स इस पर कब्जा करके रूल करते, कभी आइसेरियंस अपना कंट्रोल ले लेते, तो कभी पर्शियंस। फिर एक किंग आता है 332 BCE के अराउंड, जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। इजिप्शियंस उसे लिबरेटर समझकर वेलकम करते हैं क्योंकि वो पर्शियंस के रूल से थक चुके थे। अलेक्जेंडर यहाँ अलेक्जेंड्रिया एस्टैब्लिश करता है और फिर आगे चला जाता है। उसके बाद डिफरेंट डायनेस्टीज यहाँ अरसे तक रूल करती हैं और फिर आता है लास्ट आइकॉनिक फेज, क्लियोपेट्रा। हाईली पॉलिटिकल और स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी। इसका गोल एक ही था कि इजिप्ट को रोम का पार्ट बनने से रोकना, लेकिन एक्टियम की नेवल बैटल में डिफीट के बाद क्लियोपेट्रा समझ गई कि अब कैप्टिव क्वीन बनकर रोम की स्ट्रीट में परेड करने से बेहतर है कि वो अपनी जान ले। सो शी चोज सुसाइड। उसके मरने के बाद अराउंड 30 BCE इजिप्ट ऑफिशियली रोमन प्रोविंस बन गया। यहाँ बनता है स्टोरी का फाइनल विजुअल। पिरामिड्स डेजर्ट में खड़े हैं और इनके गिर्द मार्च कर रहे हैं रोमन सोल्जर। जो स्ट्रक्चर्स कभी डिवाइन किंग्स के प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं। इससे ये समझ आता है कि जब सिस्टम के रूलर को गॉड बना दें तो सिस्टम का कोलैप्स इफ नहीं व्हेन बन जाता है। एंशिएंट इजिप्ट ने स्टोन्स में इमोर्टैलिटी लिखने की कोशिश की, लेकिन हिस्ट्री ने ये प्रूव कर दिया कि सिविलाइजेशन स्टोन से नहीं बल्कि बैलेंस से सर्वाइव करती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, बहुत पसंद आई तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं साबू और यह है साबू स्पीक्स।